यूपीएससी में एक पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप की जा सकती है ताकि आप उस यूपीएससी एज अ पेपर को क्लियर कर सको। पॉसिबली ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी माइनर टॉपिक जो मुझे एज अ टीचर आपको देना चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूंगा। So today we live in a world that is known by the concept of democracy or governed by the concept of democracy. तो क्या ये डेमोक्रेसी शुरू से थी हमारी दुनिया में? तो जब आप ढंग से हिस्ट्री को पढ़ते हो, you not only have a good sense of history, but you also have a good sense of economy. You will also have a good sense of geography. Now why? No doubt हम इस सबको यूपीएससी के स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ेंगे, that what is required from the purview of यूपीएससी. सबसे पहले we are here in this class to study history, which we are going to prepare for or attempt in 2026 और हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए हिस्ट्री को तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए that we are not trying to master history, we are not going to be someone जिसको हिस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है। अगर हिस्ट्री इज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ यूपीएससी तो उसको एक रीजन की वजह से दिया गया होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन होंगे दैट व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, कि उसमें जो इतनी सारी कहानियां हैं, एक राजा दूसरा राजा, देयर इज अ सर्टेन टाइमलाइन दैट वी फॉलो। सो आर दो स्टोरीज इंपॉर्टेंट? यस, दोज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द फैक्ट्स फ्रॉम हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री गोज थ्रू पैटर्न्स विच आर फाउंड बाय ह्यूमंस बिकॉज वी ह्यूमंस हैव played a role in that history, and उसमें सिर्फ characters change होंगे with the time. When I say this, obviously you would not be able to understand this thing that how this history gets repeated after certain events, but जब हम इसको पढ़ेंगे तब आपको इस चीज के बारे में समझ आएगा कि हिस्ट्री कैसे रिपीट होती है, बिकॉज उस हिस्ट्री में जब भी कुछ हुआ है वो ह्यूमंस के द्वारा किया गया है, एंड ह्यूमंस हैव अ सर्टेन साइकोलॉजिकल कैरेक्टर, दे ऑलवेज रिएक्ट इन द सेम मैनर। अगर हम एवरेज मासेस की बात करें, क्राउड की बात करें, जो भीड़ होती है, क्योंकि यहां पर उस भीड़ के द्वारा या फिर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज के द्वारा कुछ कुछ किया गया है, तो आप अपने आप समझना शुरू कर दोगे कि अगर बहुत फेमस फ्रेज है, अगर हम बहुत, ये जितने भी फ्रेजेस होते हैं जैसे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये जितने भी फ्रेजेस है दे हैव कम आउट ऑफ विजडम ऑफ द मासेस, कि जो एक मास ने पूरे थ्रू आउट द टाइम पीरियड में कुछ सर्टेन लेसन्स को ऑब्जर्व किया, कुछ सर्टेन आउटकम्स को ऑब्जर्व किया, एंड देन दे गेव अ लाइन और अ फ्रेज दैट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो उस नजरिए से हमें हिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत है। दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट व्हाई वी रीड हिस्ट्री। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन केस वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस डे, टुडे इज, आज क्या डेट है, 8th of January 2025. So each and everything that we witnessed on today's date is because of the past, is because of the developments that were there in the past, और उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। When we say developments, so today we live in a world that is known by the concept of democracy or governed by the concept of democracy. तो क्या ये डेमोक्रेसी शुरू से थी हमारी दुनिया में? अगर डेमोक्रेसी की बात करें, सो इट केम बाय द एवोल्यूशन ऑफ अ प्रोसेस, जो कि है पॉलिटिकल प्रोसेस। तो यहां पर हम पॉलिटिकल प्रोसेसेस के एवोल्यूशन को भी पढ़ते हैं। इन टुडेस टाइम पीरियड वी यूज अ करेंसी दैट इज डिजिटल। तो यूपीआई आप यूज करते हो, डिजिटल करेंसी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप पहुंच चुके हो। फ्रॉम वेयर डज दिस कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इमर्ज? सबसे पहले बार्टर सिस्टम था, फिर अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आएंगे, एंड देन वी रीड टू दिस पॉइंट। तो अगर हम आज समझना चाहते हैं, हमें पहले का पूरा टाइम पीरियड समझ में आना चाहिए ताकि हम आज को बेहतर तरीके से समझ सके कि अगर डेमोक्रेसी आई दुनिया में, सो देयर वर सर्टेन डिफेक्ट्स ऑफ मोनार्कल सिस्टम, एंड फ्रॉम दोज डिफेक्ट्स विल इमर्ज न्यू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, और उस सिस्टम में एक हमारे पास डेमोक्रेसी टाइप ऑफ सिस्टम था, विच अगेन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मध्य मार्ग गिवन बाय बुद्धिज्म। तो जब आप ढंग से हिस्ट्री को पढ़ते हो, यू नॉट ओनली हैव अ गुड सेंस ऑफ हिस्ट्री, बट यू ऑल्सो हैव अ गुड सेंस ऑफ इकोनॉमी, you also have a good sense of polity, you will also have a good sense of geography. Now why? 2023 mains question, first question that was asked in the UPSC examination, so that was the question was, how does the geography of any place affects the history of that place? कि किसी जगह की ज्योग्राफी उसकी हिस्ट्री को किस तरह से डिटरमाइन करती है, या फिर उसके डेवलपमेंट्स को किस तरह से डिटरमाइन करेगी। अब ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन है,
देयर इज नो सिंगल बुक, नो सिंगल नोट्स इन दिस वर्ल्ड जो आपको इस क्वेश्चन के लिए तैयार कर सके। बट अगेन, जितने भी आज तक बच्चों ने मेरी क्लासेस को अटेंड किया है, दे वर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, बिकॉज अगर हम हिस्ट्री में पढ़ें तो हिस्ट्री का जो पूरा टाइमलाइन है दैट इज बेस्ड अपॉन द ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ओनली। होल ऑफ द सिविलाइजेशन विच इमर्ज्ड इन दिस वर्ल्ड, दोज वर रिवर सिविलाइजेशंस। ऐसे हम इंडिया में इंडस की बात करें, इजिप्ट में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करें, चाइना की सिविलाइजेशन की बात करें, ऑल ऑफ दो सिविलाइजेशंस वर बेस्ड ऑन रिवर्स। बिकॉज फॉर व्हेन द ह्यूमंस स्टार्टेड टू प्रोग्रेस, तो एक स्टोन एज हम पढ़ते हैं वेयर स्टोन्स और द नेचुरल रिसोर्सेज आर द ओनली थिंग दैट वी कैन यूज, बिकॉज अभी हमने और कुछ डेवलप नहीं किया है। तो उस तरह से अगर आप पूरी हिस्ट्री को उस तरह से एक टाइमलाइन की तरह, एक कहानी की तरह पढ़ोगे, मैं शुरू से लेके एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक आपको एक सीक्वेंस में उस पूरी हिस्ट्री को बना के दिखा सकता हूं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन को उसी तरह से लास्ट में देखेंगे कि वो शुरू से लेके लास्ट तक जो मैंने आपको शेड्यूल प्रोवाइड किया है वो किस तरह से कनेक्ट होगा। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर उस टाइम पीरियड में कुछ भी हुआ है, अगर हम उस टाइम पीरियड के बारे में समझ जाएं, वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट टाइम पीरियड। जैसे आज अगर हम इंडिया के सिचुएशन को देखें, पॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, वी कैन हैव एन आइडिया अबाउट द फ्यूचर। उसी तरह से अगर हम किसी भी अफ्रीकन नेशन के इन्हीं सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करें, वी कैन हैव अ प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन हैव अ वेरी सर्टेन प्रेडिक्शन। तो उससे क्या होगा कि आपको अपने आप पता होगा कि आगे टाइम पीरियड में किस तरह से चीजें होंगी, बिकॉज हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। अब नो डाउट हम इस सबको यूपीएससी के स्ट्रक्चर के हिसाब से पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द परव्यू ऑफ यूपीएससी, बट एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो ट्राई टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि अगर टाइम में कुछ हुआ है, सो व्हाट वाज द लेसन्स दैट ह्यूमंस एज अ सिविलाइजेशन कैन लर्न फ्रॉम इट, हाउ, एंड दिस certain learning will help us when we are going to attempt the questions of ethics, when we are going to attempt the questions of society, and at large it will also help us to shape our personality for the interview examination. तो उसी तरह से आपको नोट्स मिलेंगे, ईच एंड एवरी नोट दैट यू विल गेट विद एवरी क्लास दैट हैज बीन स्पेसिफिकली मेड बाय मी, कि उसको किस तरह से टाइमलाइन में उतारा जाए सो दैट वो आपको समझने में बहुत आसान हो। एक पूरा स्ट्रक्चर में आपके नोट्स चलेंगे, जो पूरा स्ट्रक्चर होगा नोट्स का वो आपको मैंने पहले ही शेड्यूल प्रोवाइड किया है। सो ईच एंड एवरीथिंग विल बी कम्युनिकेटेड बाय दिस ओरिएंटेशन सेशन। बट मैं सबसे पहले इस क्लास से ये चाहता हूं दैट अपार्ट फ्रॉम कि अगर हम यूपीएससी की बात करें, जब हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे, हम हिस्ट्री को ढंग से पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रियलिंग द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री। बिकॉज आप उस हिस्ट्री में आप इकोनॉमी भी पढ़ोगे, पॉलिटी भी पढ़ोगे, ज्योग्राफी भी पढ़ोगे, सोसाइटी भी पढ़ोगे, एंड इन सबका एवोल्यूशन पढ़ोगे थ्रू आउट द एजेस। सो स्टूडेंट हु इज well versed with history, he is also a good student for other subjects because he has understood the basics of that subject or the societal implications, या फिर उसके जो अदर बेनिफिट्स हो सकते हैं वो साथ में हम समझते चले जाएंगे। और अगर हम इस तरह से प्रोसीड करेंगे, you will might be for the first time really love history, and that is one of my objectives also, to make you a good student with respect to history, कि कोई भी बच्चा ये ना कहे कि हिस्ट्री मेरा एक वीक सब्जेक्ट है। At least history should be your every subject, if not the best one. ठीक है? So, first of all, let's understand the relevance of UPSC and history, कि किस तरह की इसकी relevance है। So, in case हम सबसे पहले prelims और mains की बात करें, so in prelims examination, nearly on an average, you will witness that 15 questions are there from history section. These numbers may increase to 20, but in then more or less जो नंबर एवरेज 15 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। सो इन टोटल इट इज 30 मार्क्स ऑफ योर एग्जामिनेशन। नाउ बट वन ऑफ द challenges of history is that it is a very huge subject, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ancient, medieval, modern, post independence, world history, and now since after 2014, because of the political developments, the focus or the emphasis on the culture section is also very large. Therefore, आप इस पूरे सेक्शन में देखोगे कि एंशिएंट और उसके कल्चर का जो प्रोमिनेंस है वो इंक्रीज हुआ है। इन केस यू विल कंपेयर दीज नंबर्स टू द इयर्स ऑफ 2014-15, सो द नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री
वर नियरली 10 to 12 कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में से 10 to 12 क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिलते थे. बट नाउ द पॉलिटिकल ट्रेंड इज चेंजिंग, द पेपर पैटर्न इज चेंजिंग, एंड ऑल्सो यहाँ पर ये अच्छी बात भी है दैट वी आर नाउ प्रोमोटिंग अवर कल्चर, जो हमारा ओन कल्चर है. अगर हम मेंस की बात करें, सो द वेटेज ऑफ हिस्ट्री हैज बीन कंसिस्टेंट फ्रॉम द लास्ट 5 years. सो ऑन एन एवरेज 75 मार्क्स की हिस्ट्री पूछी जाती है. इन टोटल 6 क्वेश्चंस आर देयर एवरी ईयर, तो वही आपको देखने को मिलेगा, एंड दीज आर 75 मार्क्स. सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस may vary. The PDF of this orientation session has also been provided to you. बाद में एक बार देखना, जब भी आप किसी चीज की तैयारी करते हो, you should have an idea about that thing कि हम जिस भी चीज की तैयारी कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है. Most of the students who prepare for UPSC, they only come with the purpose कि हाँ क्लास होगी, क्लास में जाके हम पढ़ के आ जाएंगे और यूपीएससी क्लियर हो जाएगा. दिस कैन नॉट बी द केस. No institute, no teacher, no one apart from you can make you a civil servant. अगर आप ढंग से नहीं चलोगे, अगर आपकी पर्सनैलिटी उस डायरेक्शन में नहीं होगी where you see yourself as a civil servant, so it is nearly impossible case कि अगर आप उतने इक्वल एफर्ट नहीं डालोगे तो आप नहीं आगे जा पाओगे, नॉट ओनली इन हिस्ट्री बट इन यूपीएससी एज एन एग्जामिनेशन. और यहाँ पर बहुत ढंग से समझिए, you should be very honest about yourself when you are preparing for any examination or more or less any activity that you perform every day. In case you are not honest with yourself, तो हमेशा आप उसमें काम चोरी करोगे. आपको हर दिन ऑनेस्टली से जो एक अच्छे ढंग के स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है वो आपको हर रोज करके आनी है. अगर जो भी प्रीवियस लेक्चर है, द नोट्स will be provided, there will be short notes also. तो हर लेक्चर के पहले आपको पिछले लेक्चर के शॉर्ट नोट्स एटलीस्ट पढ़ के ही आने. अगर आप हर दिन क्लास के साथ ढंग से परफॉर्म करते रहोगे, सो हिस्ट्री विल बी अ केक वॉक फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज वन ऑफ द बेसिक प्रोमिसेस दैट आई कैन मेक, बिकॉज उसी तरह से यहाँ पर आपको लेक्चर्स की डिलीवरी दी जाएगी, उसी तरह से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. द ओनली एक्सपेक्टेशन इज दैट कि आप अपने पार्ट का जो पूरा वर्क है उसको बस ढंग से करके आइएगा. और इसी तरह से जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे आपके नोट्स में कोई पिक्चर डाली हुई हो, तो वो इसलिए डाली जाती है ताकि जब आप मान लीजिए किसी भी रेफरेंस को पढ़ रहे हो, अगर आपने पहले कभी तैयारी की है तो बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं विच वी इग्नोर और हम आगे बढ़ जाएंगे. कि मान लीजिए शब्द है कार्नेटिक. इन केस यू डू नॉट नो दैट ऑन द इंडियन मैप वेयर इज कार्नेटिक लोकेटेड, और आप उसको पढ़ते चले जा रहे हो, तो लास्ट में आप जाके आपकी पूरी तैयारी में कुछ ऐसे लूप होल्स रह जाएंगे विच विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फिल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आप जितना शुरुआत में ढंग से चलोगे, जितना अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे, आपकी बिल्डिंग उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग खड़ी होगी. वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच स्टूडेंट मेक इज दैट दे आर ऑलवेज इन अ रश. उनको बहुत जल्दी है हर चीज को करने की, कि अगर यूपीएससी है तो या हिस्ट्री हम कर रहे हैं तो 2 हफ्ते में सब कुछ हो जाए. नो, इट विल टेक द रिक्वायर्ड टाइम, जो नॉलेज को कंज्यूम करने के लिए आपको चाहिए ही होगा हमेशा. इन केस दिस यूपीएससी का जो पूरा कंटेंट है, इट डिमांड्स इन केस 1 year फुल ऑफ प्रिपरेशन. तो अगर आप उसको 6 या 7 महीने में करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर योरसेल्फ रिड्यूसिंग योर चांसेस, योर प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, क्योंकि आप पहले ही ढंग से तैयार होकर नहीं जा रहे, आपको बहुत जल्दी है. बहुत सिंपल एनालॉजी के साथ समझाने की कोशिश करता हूं. जैसे अपने आप को 10th एंड 12th में इमेजिन करने की कोशिश कीजिए. वी एज ह्यूमंस आर ऑलवेज इन अ हरी, कि हाथ में जो है हम उसको ढंग से तैयार नहीं करेंगे. वी विल ऑलवेज और वांट टू गो आफ्टर अदर थिंग्स जो शायद हमारी रीच में ना हो. अगर आप अपने आप को 10th या 12th में एनालाइज करो और आप अपने आप से पूछो कि आपके जितने भी मार्क्स आए हो, क्या आप उससे बहुत बेहतर कर सकते थे? मोस्ट ऑफ द पीपल विल से यस. क्या आपको पता था कि उस टाइम पीरियड पे क्या करना चाहिए कि और ढंग से मार्क्स? आपको वो भी पता होगा, पर आप वो नहीं करेंगे. क्यों? बिकॉज हमें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा करने से बहुत कुछ ऑसम हो जाएगा. कुछ भी बहुत, यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि ये बहुत मुश्किल है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है. इसमें सिर्फ ढंग से हर रोज पढ़ना पड़ेगा. वही सेम चीज आपको 10th में करनी थी, 12th में करनी थी, वही सेम चीज आपको अपने पॉसिबली ग्रेजुएशन में करनी थी. बट वी एज ह्यूमंस फेल टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग, कि जो डिसिप्लिन है, शेड्यूल है, बेसिक चीजें हैं, उसी को अगर आप हर दिन करते जाओगे,
that will be more than enough for this UPSC as an examination. And apart from that, ये बात सुनने में बहुत आसान लगेगी आपको कि इतना ही अगर करते जाएंगे तो हो जाएगा, पर यही हर बच्चा नहीं कर पाएगा। शेड्यूल को फॉलो करना, एक डिसिप्लिन को फॉलो करना और अपने आप को एक रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में रखना ताकि आप ढंग से चल सको। जैसे फॉर ईच लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, दे आर एज कॉम्प्रिहेंसिव एज इट कैन बी, पर आपके मन में हमेशा फिर भी ये रहेगा कि क्या इससे एक्स्ट्रा कोई पॉइंट हो सकता है जो मैं पढ़ लूं तो शायद मेरे मार्क्स आ जाएं। यस, इन हिस्ट्री देयर कैन बी न्यूमरस पॉइंट्स, न्यूमरस फैक्ट्स जो हमने कभी भी कवर नहीं किए होंगे, बट एट द सेम टाइम we do need to understand that we are preparing for this UPSC as an examination. हम उन 200 मार्क्स को अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। जब भी बच्चा कोई नया तैयारी को शुरू करता है, ही इज ऑलवेज ऑफ द व्यू कि मैं वो करके दिखाऊंगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया। अगर कोई नहीं कर पा रहा, अगर जो मैक्सिमम मार्क्स यूपीएससी में 140 150 जाते हैं और वो भी एक्सेप्शनल बच्चों के आएंगे, सो व्हाई वी आर एमिंग टू बी समवन जो सुपर ऑसम है, जो सुपर एक्सेप्शनल है। अगर हम अपने पास रिकॉर्ड को देखें, 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर हम तब तक सुपर ऑसम नहीं रहे, अगर हमने बहुत बड़ा कोई सपना देख लिया, उसका ये मतलब नहीं है कि हम भी बहुत स्पेशल बन गए, हम तो वही सेम है। सो द ओनली पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे ओवर हियर इज दैट कि जो आप शायद मैजिक को ढूंढ रहे हो ना, कि उस मैजिक के बाद जिंदगी बदल जाएगी, इट हैज टू कम फ्रॉम यू। यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अभी तक जो जीवन में नहीं हो पाया उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल की जरूरत नहीं थी। एंड सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर टू यूपीएससी ऑल्सो। इसके लिए भी एक ढंग के डिसिप्लिन की जरूरत है, आपको एक ढंग के इकोसिस्टम की जरूरत है जो आपको एनेबल कर सके, आपको रास्ता दिखा सके। एंड ओवर हियर वी कैन डू दैट वर्क, एंड दैट इज अ सिंपली प्रॉमिस फॉर दैट कि आपको एफर्ट्स के एंड के ऊपर, ऑब्वियसली देयर विल कैन बी नो कोर्स विच इज 100% परफेक्ट, पर आपको एफर्ट्स के दम के लेवल के ऊपर कभी भी कमी नहीं लगेगी। बट इन द एंड अगर आप बनना चाहते हो तो आपको हर चीज ये ढंग से फॉलो करनी ही पड़ेगी, जो इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो हमने ये समझा कि जो मेंस में हिस्ट्री का रेलेवेंस है वो है फॉर 75 मार्क्स, एंड इन टोटल 6 क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाते हैं, और उसमें भी ब्रेकडाउन है एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब अगर हम यहां पर बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस की, सो ओनली वन क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द लास्ट 5 years, एंड 4 साल कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें, वो भी एक बहुत बड़े लेंथ का सब्जेक्ट है, टॉपिक है। उसमें 10 लेक्चर इन प्रोबेबली आपका 20-30 घंटे का आपका वो वर्क शेड्यूल हो जाएगा। सो वी आर ओवर हियर आर प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दिस ओनली। हम ब्लाइंडली चीजों को नहीं करेंगे, एंड आई होप दैट हर बच्चा इसमें सहमत होगा that we are trying to clear this UPSC as an examination and we are not trying to master it. हर बच्चा क्योंकि इनिशियली बहुत सुपर ऑसम बनना चाहता है, तो वो उस 200 मार्क्स या फिर उस चीज को एस्पायर करने की कोशिश करता है विच इज नॉट पॉसिबल टू अचीव, एंड विच यू शुड नॉट इवन ट्राई ऑल्सो, बिकॉज क्योंकि अगर वो करने जाओगे ना, तो जो आप परफॉर्म कर सकते हो, जो आप एक सर्टेन रियलिस्टिक टारगेट लगा सकते हो, वो भी आप अचीव नहीं कर पाओगे। बिकॉज इन द एंड अगर आपको ये सब कुछ करना है और इसके साथ हर सारे सब्जेक्ट्स को बाद में रिवाइज भी करना है, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, आपको एक प्रॉपर रास्ते की जरूरत है। आप हर बार नया रास्ता नहीं चेंज कर सकते, हर रास्ता परफेक्ट नहीं हो सकता, पर अगर वो रास्ता इतना बेहतर है कि आपको अपने मंजिल तक पहुंचा देगा, सो दैट पाथ इज फीजिबल फॉर अस। आई होप कि आप समझ पाओगे। बट प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, सो इन टोटल 15 to 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, तो पॉसिबली 15 to 20% of your paper is from history only. So it means it is a very important subject for UPSC examination because of its weightage. Apart from that, इसकी जो conceptual importance है, जो भी आपके इंटरव्यू के बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो आप हिस्ट्री का रेफरेंस लेके उनको सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिस्ट्री में हमने बहुत सारे ऐसे रूलर्स को देखा है, जैसे हर्षवर्धन, खिलजीज की अगर हम बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, ऐसे रूलर जो बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड थे, वो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, वो हैव सेंट्रलाइज कंट्रोल्स इन देयर हैंड, जो अपने तरह से हर चीज करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के रूलर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत प्रोग्रेसिव टाइम दिखाया है दुनिया को, जैसे हर्षवर्धन।
There have been rulers who had a monarchical mindset, who wanted to centralize all the powers in their hand, and जिसके results terrible आए. जैसे अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, दैट किंग वाज कॉल्ड एज मैड किंग. उसके जो आइडियाज थे, जो इनोवेशंस थे, लाइक इशूइंग ऑफ पेपर करेंसी, दैट वाज इन द सेंचुरी, इन द 14th सेंचुरी, फर्स्ट टाइम इंडिया में किसी ने पेपर करेंसी को सर्कुलेट करवाया था. Apart from that, most of his expeditions, he wanted to change the capital from Delhi to Daulatabad in the south, कर्नाटका के अंदर. तो उसको मैड किंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज आइडियाज ऑल्दो वर ब्रिलियंट बट दे वर पुअरली एग्जीक्यूटेड. एंड सिंस ही वाज नॉट ऑफ दैट पर्सनैलिटी की जो बाकी का ओपिनियन ले, जिसके साथ आप पावर शेयरिंग कर सको, तो हम हिस्ट्री में हर ऐसे रूलर को देखते हैं और हमें यह भी समझ में आता है कि अगर रूलर बहुत स्ट्रांग है, रूलर बहुत वाइज है, तो यस, द सोसाइटी, द कंट्री विल प्रोग्रेस और इस एम्पायर विल प्रोग्रेस. अगर रूलर बहुत स्ट्रांग है पर वो अनवाइज है, सो द सोसाइटी और कंट्री विल रिग्रेस. उसी तरह से अगर रूलर बहुत स्ट्रांग है एंड एट द सेम टाइम ही बिल्ड सच इंस्टीट्यूशंस व्हिच कैन लास्ट इवन आफ्टर हिज डिमाइज, तो जैसे अकबर, अशोक, तो वो बहुत बड़े रूलर बनेंगे. बिकॉज यहां पर अंडर आप उनके इंस्टीट्यूशंस को एक गाड़ी की तरह समझिए और उस रूलर को एक ड्राइवर की तरह समझिए. अगर ड्राइवर बहुत स्किलफुल है एंड एट द सेम टाइम जो मशीनरी है, जो कार है, वो भी बहुत स्ट्रांग बन गई है, सो गाड़ी बहुत लंबी चलेगी. दैट कार कैन नाउ बी टेकन बाय द सेकंड ड्राइवर और द नेक्स्ट ड्राइवर, और वो आगे ले जाएगा. पर अगर उस रूलर वो सिर्फ खुद के दम के ऊपर भाग रहा है, उसके पास इंस्टीट्यूशंस का पावर नहीं है, तो उससे क्या होगा, वो गाड़ी आगे नहीं जा सकेगी क्योंकि वो खुद के दम के ऊपर भाग रहे हैं. जब नया रूलर आएगा उसको अब खुद के दम के ऊपर ही भागना पड़ेगा. तो अगर मान लीजिए कल को आपको इस तरह का इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए दैट अकॉर्डिंग टू यू हु इज मोर इंपॉर्टेंट, द लीडर्स और द इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रोबेबली कभी भी पूछा जा सकता है. तो यहां पर हमें हिस्ट्री समझाते हैं दैट हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड थ्रू अ मैनर जहां पर सामने वाले को भी लगे कि आप हिस्ट्री को समझ के आए हो, आप उसको सिर्फ रट के नहीं आए. और जब हम इस तरह से पढ़ेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट आपको ये लगेगा कि ये सिर्फ कहानी है, जो बहुत बड़ी कहानी है पूरे इंडिया की अभी तक, उसको हमें समझने की कोशिश करनी है, उसको याद रखना है. और उस कहानी में देयर विल बी न्यूमरस कैरेक्टर्स, बिकॉज नए नए लोग आएंगे, वो कुछ कुछ चीजों को करेंगे, बट ये पूरा एक प्रोसेस ऑफ टाइमलाइन है कि अगर आप इसको एक बड़े टाइम फ्रेम की तरह देखने की कोशिश करोगे, आपको समझ में आएगा कि वहां पर ऐसा क्यों हुआ है, अगर हुआ, फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम्स. And then other importance that it will be used in society paper, it will be used in ethics paper. यहाँ से आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, आपको नॉलेज मिलेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, बिकॉज एथिक्स में आप उसी चीज को पढ़ोगे जो यहाँ पर आप पढ़ते हो, सोसाइटी में आप उसी चीज को पढ़ोगे. सो आई होप कि आपको अब समझ में आ रहा होगा दैट व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग सो मच ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल प्रॉब्लम्स व्हेन यू कवर हिस्ट्री, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं. थ्रू दिस मोस्ट ऑफ द डाउट्स विल बी आंसर्ड. सो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग सिलेबस. सिलेबस की अगर हम बात करें, सो दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू थ्रू दिस शेड्यूल ओनली. तो ये आपके पीडीएफ आपको मिल चुका है. यहाँ पर पूरा सिलेबस मैंने खुद से प्रोवाइड किया है. दिस इज पॉसिबली ईच एंड एवरीथिंग जो इसमें हम कवर करेंगे, इसमें ऐसा कोई भी एरिया नहीं होगा विच आई एम नॉट गोइंग टू कवर इन दिस कोर्स. इन केस उसका वीडियो लेक्चर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑलवेज देयर आर सर्टेन एरियाज जो एडिशनल होते हैं, तो उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे. बट आई वांट कि एक ऐसा इकोसिस्टम बने जहां पर आप रिलाई कर सको. यू हैव एन आइडिया कि अगर ये टॉपिक है तो उसमें कवर किया गया है इस सेशन में, इस टॉपिक में. तो उस तरह का एक सिस्टम बनाने की कोशिश की गई है एंड थ्रू दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड होल ऑफ दिस सिलेबस बाय हार्ट, बिकॉज हम उसी तरह से प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टाइम पीरियड मूव हुआ है और उसमें हम कौन कौन से पॉइंटर्स को पढ़ते हैं. सो दिस कोर्स हैज बीन डिजाइन्ड इन दिस मैनर ओनली कि जब आप इस पूरे लेक्चर्स को करोगे, ये कहानी चलेगी और उस कहानी के साथ आपको हर चीज के बारे में अपने आप आइडिया होगा कि अगर रेवोल्यूशनरीज आए हैं, भगत सिंह आए हैं, तो उनके कहां पर हम कवर करेंगे इन अबाउट 1920s 1930s. राजा राम मोहन रॉय वो किस टाइम पीरियड में है, 18th सेंचुरी में है, 1828 के आसपास उनका टाइम पीरियड है. तो यहाँ पर हम उनको कवर करेंगे. जब हम चीजों को करना शुरू करेंगे आफ्टर सर्टेन लेक्चर्स, यू विल हैव एन आइडिया, बिकॉज अभी उन चीजों के बारे में मैं बात कर रहा हूं जो those are yet to be covered, but I hope अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा. So first of the problem is with respect to syllabus.
तो वो मैं अपने आप आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, उस सिलेबस को आपको मेमोराइज हो जाएगा अपने आप, सो दैट इज वन थिंग। देन द सेकंड प्रॉब्लम इज विद रिस्पेक्ट टू सोर्सेज एंड डेप्थ ऑफ कवरेज। अगर हम पॉसिबली मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के सोर्सेज की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर एनसीईआरटीज, तमिलनाडु एनसीईआरटी। देन वी हैव सम ऑफ द फंडामेंटल बुक्स जो फॉलो की जाती हैं हिस्ट्री के लिए, जैसे अगर हम बिपिन चंद्रा की बात करें, सो दैट इज ओल्ड एनसीईआरटी ओनली। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर न्यूमरस बुक्स लाइक प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय की। उसके अलावा आप जो प्रोमिनेंट पब्लिकेशंस की अलग से यूपीएससी की बुक्स आती हैं, दोज आर आल्सो इक्वली गुड। जैसे हम टाटा मैग्रो हिल की बात करें बाय स्नेहिल त्रिपाठी सर, उसके अलावा हम विजन की पब्लिकेशन की बात कर सकते, तो न्यूमरस किताबें हैं। अब इट इज माई वर्क ओवर हेयर कि जो भी पॉसिबल वहां पर मार्केट में सोर्सेज हैं, वो एनसीईआरटी के सोर्सेज हों, वो फंडामेंटल किताबें हों, या फिर वो अदर इंस्टीट्यूट्स की पब्लिकेशंस की किताबें हो सकती हैं। सो इट इज माई वर्क टू कंपाइल ऑल ऑफ द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इनटू अ सिंगल सोर्स एंड प्रोवाइडेड टू यू थ्रू एट द एंड ऑफ माई लेक्चर्स, जो भी हम यहाँ पर डील करेंगे। तो आई होप वो एक बेसिक सा पॉइंट सबको ध्यान में रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या आपको अपने एंड के ऊपर कोई किताब पढ़ने की जरूरत है? सो उसका दो तरह के आंसर्स हैं, देयर आर टू आंसर्स टू इट। क्या उसकी जरूरत है? अगर हम सबसे पहले ये बात करें, सो द आंसर इज नो, जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बात करते हैं तब उसकी जरूरत नहीं है। पर यहां पर ये समझिए कि जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं, वो एक बहुत बड़े पर्पज से लिखी जाती है। किताब की जो लर्निंग्स हैं वो इस लेक्चर के थ्रू ऑफसेट नहीं की जा सकती। अगर वो आप खुद से पढ़ेंगे, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सो इन केस यू वांट टू फॉलो एनी बुक, जैसे यहां पर हम स्पेक्ट्रम की भी बात कर सकते हैं, वन ऑफ द वेरी फेमस बुक। सो इन केस यू वांट टू फॉलो दैट बुक, आप करिए। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब हम क्लास में जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप उसको मेरे साथ पढ़ लीजिए, आप उसके नोट्स को रिवाइज कर लीजिए। आफ्टरवर्ड्स आप उसी टॉपिक को किसी भी किताब से रेफर करेंगे, यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया कि उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगेगा। सो दैट कैन बी टेकन एज अ सॉर्ट ऑफ रिविजन आपकी, कि आपकी रिवाइज हो जाएगी। एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो गेन कॉन्फिडेंस कि हम जो कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड। सो यू कैन फॉलो दैट रूटीन फॉर फर्स्ट ऑफ द फ्यू लेक्चर्स इन केस यू वांट टू। अगर आप सिर्फ एक पढ़ने के लिए किताब को पढ़ना चाहते हैं, सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप न्यू एनसीईआरटीज को पढ़ लीजिए। वो अलग पर्पज से लिखी गई हैं, उसमें थीम्स हैं, उसमें डिस्क्रिप्टिव वे में चीजों को समझाने की कोशिश की गई है, एंड एट द सेम टाइम इट इज अ वेरी लाइट रीड ऑल्सो। सो दिस इज समथिंग जो मैं रेकमेंड करूंगा, न्यू एनसीईआरटीज अलॉन्ग विद दीज लेक्चर्स ऑफ हिस्ट्री आप कवर कर लीजिए। पर अगर आप नहीं भी कवर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कर लेंगे तो ऑब्वियसली आप समझदार और बन सकते हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो और बेहतर होगी। जो इस लेक्चर्स की हमेशा एक लिमिटेशन होगी, जब आप खुद से चीजों को पढ़ते हैं आपका दिमाग चलेगा, आप खुद को क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पर मतलब क्या है। जब आप खुद से उस एफर्ट को करते हैं तब आप ज्यादा समझदार बनेंगे। ये हर चीज टेलर मेड है आपकी रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो उस हिसाब की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देंगी। पर ये हमारे हमेशा रिकमेंडेशन रहेगी टू रीड दीज न्यू एनसीईआरटीज। सो डेप्थ ऑफ कवरेज आपके अपने आप सोल्यूशन मिल जाएगा, आपकी प्रोमिनेंट पॉसिबली हर सोर्स, हर पॉइंटर को यहाँ पर कवर किया जाएगा। सो दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। You will get holistic notes. There will be, for every lecture there will be detailed notes, and there will be pointer notes or synoptic notes based upon कि हर topic history में अलग यूज का रहता है। हर चैप्टर के लिए पॉइंटर नोट्स नहीं बन सकते, हर चैप्टर के लिए सिनॉप्टिक नहीं बन सकता। कुछ के लिए, जैसे अगर कोई कहानियां हैं, इन केस देयर इज अ सर्टेन क्रोनोलॉजी दैट वी आर फॉलोइंग, तो उसके लिए माइंड मैप्स बन जाएंगे। तो आपके पर पॉसिबली दो आपके नोट्स रहेंगे हर लेक्चर के लिए, देयर विल बी डिटेल्ड नोट्स, एंड जिस भी तरह के सेपरेट नोट्स बन सके फॉर फ्रॉम द रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो आपको साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड देन विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग ट्रेंड्स की ओवर द टाइम द रेलिवेंस ऑफ modern history has decreased, on the relevance of ancient has increased, the focus on
कल्चर सेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, एंड हाउ टू लिंक द करंट अफेयर्स विद स्टैटिक पार्ट ऑफ हिस्ट्री, वो मैं आपको इस पूरे कोर्स में करना सिखाऊंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको ये चाहता हूं सिखाना कि आप ये समझिए कि यूपीएससी में एक पर्सनैलिटी किस तरह से डेवलप की जा सकती है ताकि आप उस यूपीएससी एज अ पेपर को क्लियर कर सको। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट दिस इज अ पेपर ऑफ नॉलेज ओनली। वो नहीं है ऐसा, वो आपकी पर्सनैलिटी का पेपर है, क्योंकि ये पेपर बहुत लंबा टाइम होगा। दिस द प्रिपरेशन ऑफ दिस पेपर विल गो ऑन फॉर नियरली 1 साल आप मिनिमम मान के चलिए, और 2 साल पॉसिबल आप एक गुड एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आप इस प्रिपरेशन में होंगे। सो उसी वजह से आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इतनी लंबी तैयारी है तो उसके लिए आपको बहुत ढंग से चलने की जरूरत है। ये वो पेपर नहीं है जहां पर आप अपने एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले या 1 हफ्ता पहले पढ़ना आप शुरू कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके लिए आपको हर रोज पढ़ना पड़ेगा, एक सर्टेन डिसिप्लिन के साथ पढ़ना पड़ेगा। इन केस आप हर रोज के 7 घंटे भी डिवोट करो, 6 to 7 hours, दैट विल बी ऑल्सो मोर देन एनफ, अगर आप उसको एक डिसिप्लिन मैनर में डिवोट करोगे। तो हमेशा ये चीज याद रखना कि इस पर्पस of this foundation classes will be also to make you understand that how to shape your personality over through these lectures of history and possibly through this preparation, कि आप एक ढंग के इंसान बन पाओ। बिकॉज अगर आप ये समझ जाओगे ना कि इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने का फायदा क्या हो सकता है, कि अगर आप इकोनॉमी को ढंग से पढ़ोगे, अगर आप पॉलिटी को ढंग से समझ के पढ़ोगे, तो जब आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा आप अपने आप एक वाइज इंसान बनना शुरू होगे। एंड अगर आपका ये यूपीएससी क्लियर हो ना हो, अगर आप समझदार बन गए, यू कैन एक्सेल इन एनी फील्ड, अगर आप इसके बाहर भी जाएंगे। सो देयर विल बी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, पॉसिबली ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी माइनर टॉपिक जो मुझे एज अ टीचर आपको देना चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूंगा। मेरा हमेशा पर्पस ये रहेगा दैट जो मेरे एंड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ हिस्ट्री टीचर वो मैं पूरा करूं। थोड़ा डिले कभी कभी हो सकता है, दैट इज वन थिंग, बट देर विल बी 100% कवरेज। देर विल बी सिंगल सोर्स नोट्स इन केस देर इज एनी अपडेशन, इन केस देर इज एनी चेंज जो अगर हो, so that will be communicated by that over the telegram channel by the name of UPSC with Kaval Baweja. I will be held accountable for each and everything। जहां पर भी आपको कमी लगी, मान लीजिए there is any particular question, in case we have covered the content for with respect to that topic, आपसे नहीं solve हो रहा, do post a picture over there on the telegram channel, there is a community, other students might help you, I will help you solve that question, एंड देर विल बी अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, ताकि हम ढंग से इस पूरे कोर्स को आगे लेके जा सकें। और अगर हम ढंग से कवर करेंगे, अगर हम ढंग से पढ़ेंगे, हर टॉपिक को कवर करेंगे, आप रिवाइज करके आओगे, आपको अगर समझ में भी आ रहा है, सो ऑब्वियसली देर विल बी रिजल्ट्स। आप अगर पीछे मुड़ के देखोगे, आपको पता होगा ईच एंड एवरी इंस्टेंस वेयर यू हैव फेल्ड इन योर लाइफ, यू वुड बी नोइंग कि यहाँ पर ये कुछ कमियां थी। सो आई विल ट्राई कि बहुत कम हम कमियां करें। Apart from that, there will be two type of notes. One is detailed notes of the class, one is pointer notes of the class, जहां पर mind maps is feasible, so mind maps will be provided, in case pointers are feasible, so the pointers, in case कोई diagrams or tables are there, so that will be provided, so there will be two set of notes that will be provided with every lecture. So what are the class timings? The class timings will be from 4:30 and possibly till 6:30, 7 and 7:30. So minimum of 6:30 and possibly 7:30. So this will be the class timings. 2 to 3 hours class there will be every day. And at the end of every week, there will be assignment on Sunday of 25 questions. So do make it a point to solve that questions every Sunday. तो अगर हम ये करते जाएंगे तो हमारे लिए किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। This is the modern history timeline, and through this timeline you will be able to be clear with all the things or all the chapters that we are going to cover over here. ठीक है, तो आइए इसको शुरू कर लेते हैं।
So let's not go into the detail of whole of this timeline. पर अगर हम अपने हिस्ट्री के शेड्यूल को समझने की कोशिश करें, सो फ्रॉम दिस चैप्टर 1 our modern Indian history schedule starts, and this is a very logical schedule also, logical thing, that the first chapter talks about later Mughals and the rise of autonomous states, that when Mughal Empire, which was ruling over whole of India, when it declined, so it led to the rise of regional states, because Mughals as an authority was ruling over whole of India. In case you do not know the details about Mughals, that kitne rulers the, kya tha usme kya nahi, so just understand this fact that there was a Mughal empire which ruled India from the time period of 1526, ठीक है, till the time period of 1857, 1526, first battle of Panipat. Babur will attack India and he will लीड द फॉर्मेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया. तो वो एक एम्पायर था. बेसिक अगर नहीं पता तो इतना सिर्फ ध्यान रखिएगा. So in case we talk about modern history, so first of all the transition from medieval will happen, and medieval में सबसे बड़ा empire कौन सा है? So that is Mughal empire. So we talk about later Mughals, that after the time period of Aurangzeb will this modern history start, and वहां से हम later Mughals का एक चैप्टर पढ़ते हैं, that who are the later Mughal rulers who ruled over India and how they were dealing with the other powers that started emerging in that time period. So in case we understand that as political power is declining, तो अगर उस political power का area या उसकी authority decline की तरफ जा रही है, so there must be new political powers that must be rising in those areas where Mughals authority is declining. In case BJP as a political power rules over 12 states, let's say, let's take a number, and then their power has receded to 6 states. So those 6 states which are now left from the Mughal or BJP power, so that will be taken up by other regional parties or other national parties. So in same ways, jahan jahan Mughals ka empire shrink hua, where the Mughal power declined, so in those areas the power was taken up by those regional powers. So we also talk about rise of autonomous states like the state of Hyderabad, the state of Bengal, state of Awadh, state of Punjab, state of Marathas. तो इन सारी स्टेट्स का हम आइडिया समझने की कोशिश करते हैं. सो द सेकंड चैप्टर आफ्टर लेटर मुगल्स इज द राइज ऑफ ऑटोनमस स्टेट्स अंडर द चैप्टर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम मिडेवल टू मॉडर्न. अगेन अ वेरी लॉजिकल थिंग. And then the second chapter in modern history, what happened, what is the biggest thing that happened was the advent of Europeans in India, that European companies are coming over in India as a commercial company यहाँ पर ट्रेड करने के लिए. So ये जो टाइम पीरियड है वो है लेजिस्फेयर का. इन केस यू हैव रेड इकोनॉमी एंड सीआरटीज, तो देयर इज अ कांसेप्ट अबाउट लेजिस्फेयर की ओपनिंग अप ऑफ ट्रेड मार्केट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज उसके पहले मिडेवल हिस्ट्री में देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ ओपन मार्केट्स और देयर वाज नो कांसेप्ट ऑफ कमर्शियल कंपनीज ट्रेडिंग. तो यहां पर हमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया देखने को मिलता है, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई इज दिस चैप्टर कॉल्ड एज एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया. वर देयर नो यूरोपियंस इन इंडिया बिफोर दिस? नहीं, पहले भी थे, बट this event in modern history is significant because for the first time we were able to discover a passage through sea. Vasco da Gama discovered or reached India in 1498. तो पहली बार सी के थ्रू आया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को बाईपास करके, थ्रू द केप ऑफ गुड होप. देयर इज अ रीजन दैट वी कॉल दैट केप और द southernmost point of African continent as the Cape of Good Hope, because that point gave these Europeans a hope that yes, now we can reach Southeast Asia, because the land route that was there in Central Asia was blocked. अगर आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है, so all of those things will be explained in the lectures, do not worry about it. So the second chapter is Advent of European in India, and in that chapter we talk about the 5 powers that have come into India: Portuguese, Dutch, English, Danes and French. And then we move that out of these 5 powers, Britishers or English company will emerge as supreme one. Therefore, the next chapter, rise of British supremacy. And how have these British power, these Englishmen, emerged as supreme? By fighting numerous battles on the Indian subcontinent: Anglo-Carnatic War, conquest of Bengal, Anglo-Mysore War, Anglo-Maratha War, annexation of Punjab, annexation of Sindh, and relations with the frontier states. That through all of these battles, this power in India has emerged as supreme. So this is a logical continuation.
आप इस सीक्वेंस में याद रखो, यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट विच बैटल हैपेंड फर्स्ट, बिकॉज यहां पर भी एक लॉजिकल सीक्वेंस है. In case first of the battles were fought in Carnatic, the second battle was fought in Bengal, there is a possible reason out of it. And we will try to understand all of these things. In case Punjab was annexed at the end, so there was a reason out of it. तो जब हम सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, यू विल ऑब्वियसली अंडरस्टैंड कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, और इस कहानी के अंदर सिंस यू हैव अ रीजनिंग माइंड, यू आर अ स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, so you will be able to understand all of the happenings that will be there. तो आई होप आपको इसके थ्रू समझ में आएगा. सो फॉर बिफोर एवरी क्लास हम हर रोज इस टाइमलाइन को बनाएंगे, सो दैट एट द एंड ऑफ दिस क्लास यू आर थॉरो विद ईच एंड एवरीथिंग जो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो वेरी मच. आई होप कि सब बच्चे क्लैरिटी के साथ आएंगे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी अ गुड decent learning environment in this class. We will both try to respect each other, and you will always have a public platform, this Telegram channel UPSC with Kawal Baweja. You can raise your doubts, you can ask the questions in case you encounter any topic, उसमें से कोई PYQ, उसमें से कोई certain question which you are not able to attempt, or you encounter a question that you may find that whether we need to cover it or not, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा. So each and everything has been tried to provide. Apart from that, जो भी होगा टाइम के साथ, we will try to have a best output of this course. So therefore I will always be available to feedback, grievances, doubts.